हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिविल सूट फाइल करने की जो पूरी प्रोसीडिंग है उसका हम डिस्कशन करेंगे आज। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने सिविल सूट को प्रोसेस करने के तरीके को समझाया हुआ है। आज हम सिविल सूट को प्रोसेस करने का पूरा समझेंगे, पूरा प्रोसीजर समझेंगे क्या होता है, और फिर हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ उसमें से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही बार में सारा वीडियो बना दिया और उसके बाद में उसका इतना क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता है। लोग कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं, ये चीज़ क्लियर नहीं है, वो चीज़ क्लियर नहीं है। इसलिए आज मैं पूरा जो प्रोसीजर है पहले वो बता देता हूँ, क्योंकि जब तक प्रोसीजर नहीं पता चलेगा तब तक आगे की चीज़ें आपको क्लैरिफाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कि जब कोई सिविल सूट फाइल होता है वो किस तरह से फाइल होता है, और सिविल सूट के फाइल करने से लेकर के डिक्री प्राप्त करने तक का कंप्लीट प्रोसीजर आज हम देखते हैं अपने इस वीडियो में। तो कहीं मत जाइए, वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपको पूरी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सकें। अगर आप न्यू लॉयर हैं, यंग एडवोकेट हैं, तो यह प्रोसीजर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। साथ ही अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इस प्रक्रिया में और हम जानते हैं सिविल सूट फाइल करने का जो कंप्लीट प्रोसीडिंग है वो क्या है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि हमने ऑर्डर 7 के अंतर्गत कोई प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट हम फाइल करते हैं। तो हमारा जो फाइलिंग ऑफ प्लेंट होता है, जब वाद पत्र हम इंस्टीट्यूट करते हैं, किसी भी प्लेंट को जब हम फाइल करते हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर 4 के अंतर्गत हम प्लेंट को फाइल करते हैं। ऑर्डर 4 के अंतर्गत हम प्लेंट को यहाँ पर फाइल करते हैं। और इसमें क्या होता है, प्लेंट को जब हम फाइल करते हैं तो हम सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारा वाद पत्र है, प्लेंट है, उसको हम ऑर्डर 7 के अंतर्गत अपनी प्लेंट को तैयार करते हैं। प्लेंट को तैयार करने के लिए हम जो क्लाइंट का ब्रीफिंग करते हैं, क्लाइंट का इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें हम क्लाइंट से सारी चीज़ें जो है वो पूछ लेते हैं कि उसका जो इशू है वो क्या है। फिर हम उसके लिए प्लेंट तैयार करते हैं। अगर आपको प्लेंट के तैयार करने संबंधित पूरा प्रोसीजर देखना है तो इसमें वीडियो के एंड में एक डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जिसमें मैंने अपने पूरे पुराने वीडियो में प्लेंट को एक्सप्लेन कर रखा है कैसे हम प्लेंट को लिखते हैं, प्लेंट को लिखने का क्या तरीका होता है। तो जो होता है कि प्लेंटिफ होता है वो जब प्लेंट को लिखता है ऑर्डर 7 में और फिर उसको नोटराइज कराता है। नोटराइज कराने के बाद ये ऑफिशियल वर्क होता है नोटराइज कराना। उसको नोटराइज कराने के बाद जो प्लेंट है उसके बाद ये जो है ऑफिस में जाती है। ऑफिस कोर्ट का जो ऑफिस होता है वहाँ पे इस पे जो है एक स्टैम्प नंबर जो है वो दे दिया जाता है। स्टैम्प नंबर एक तरह से ये होता है कि ये अब स्टैम्प नंबर पढ़ने के बाद चेकिंग डिपार्टमेंट में प्लेंट तुम्हारी चली जाती है। जो सूट फाइल किया गया है उसका जो फाइल है वो चेकिंग डिपार्टमेंट में चली जाती है। अब चेकिंग डिपार्टमेंट में कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑर्डर 6 और 7 के तहत चेक होती हैं। सबसे पहले कि उसका लिमिटेशंस क्या है, यानी कि जो समय सीमा है कहीं वो तो नहीं ख़त्म हो गई है। दूसरी बात, ज्यूरिसडिक्शन की बात की जाएगी। उसमें सिविल सूट जिस न्यायालय में आपने सूट दायर किया है उसके पास क्षेत्राधिकार है उसे सुनने का कि नहीं है। कोर्ट की फीस पेमेंट हो गई है प्रॉपर तरीके से, वो वहीं पे क्लरिकल स्टाफ जो है वो बता देगा आपको। जो कोर्ट का स्टाफ है जहाँ पे ऑफिस कार्यालय है वहाँ बता दिया जाएगा कि अगर कोई स्टैम्प मिसिंग है वो वहाँ बताएंगे कि आपने कोर्ट की फ़ीस इतने रुपए की स्टैम्प लगाने हैं, आपने इतने रुपए कम की स्टैम्प लगाई है, आप वहाँ पर तुरंत स्टैम्प वहाँ पे वो लगा सकते हैं। और ये अगर सूट जो है वो बार्ड तो नहीं है लॉ के द्वारा, ऐसा कुछ तो नहीं है, वो बार्ड है। अगर बार्ड है तो वहाँ पे हमें ये पूरा प्रोसेस में चेक करने में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि हमारा जो है क्या ऑब्जेक्शन है। अगर कोई इसमें ऑब्जेक्शन आ रहा है डिपार्टमेंट से तो उस ऑब्जेक्शन को हमें रिमूव करना होता है। ठीक है, ये सब होने के बाद जो ऑफिस है इसको इंडोर्स कर देता है, हमारी प्लांट को क्या कर देगा, इंडोर्स कर देगा। इंडोर्स कर देगा यानी कि प्लांट को वो
एडमिट कर लेगा। एडमिट कर लेने के बाद आपको उसमें डेट मिल जाएगी। डेट मिलने के भी दो तरीके हैं, छोटी डेट मिलना और बड़ी डेट मिलना। छोटी डेट हमें कब चाहिए होती है, जब हमें बीच में सपोज किसी ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, यानी कि कब्जा करना चाहता है, या फिर तो हमें एक टेम्परेरी इंजंक्शन चाहिए होता है, तो हमें छोटी डेट मिलती है। अदरवाइज़ कोर्ट अपनी सहूलियत के हिसाब से बड़ी डेट थोड़ी बहुत जो भी उसके पास टाइम लिमिट है उसके हिसाब से डेट दे देता है। डेट देने के बाद समन इशू की जाती है। ये पूरी प्रोसीडिंग में यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। समन इशू की जाती है ऑर्डर 5 के अंतर्गत। ऑर्डर 5 के अंतर्गत जब समन इशू की जाएगी तो इस समन को समन इशू करने के बाद दो केस बनते हैं कि जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में अपीयर होता है या डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं होता है। जब डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो उसमें ऑर्डर 9 रूल 1 है आपका, तो यहाँ पर वो रिटन स्टेटमेंट दाखिल करेगा ऑर्डर 7 के अंतर्गत। अब दूसरी बात आती है, जब डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो ऑर्डर 9 रूल 1A 61A रूल 61A यहाँ पे जब डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो क्या होगा, कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है कि वो एक्स पार्टी कर दे, यानी कि जो प्लेंटिफ के पक्ष में वो निर्णय सुना दे। इसकी भी पूरी प्रोसीडिंग है, इसमें भी कोर्ट आर्गुमेंट तय करता है, पार्टीज से सबूत मांगता है कि जो आपने प्लेंट में वाद दायर किया है उसमें आपने जो कोर्ट से आप राहत चाहते हो उसके लिए आपके पास क्या सबूत हैं, उन सबूतों को पड़ताल करता है, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद वो फिर एक्स पार्टी ऑर्डर पास करती है कोर्ट। तो इसमें एविडेंस जो होता है प्लेंटिफ के द्वारा वो सबमिट किए जाते हैं, फिर जजमेंट कोर्ट जो है एक्स पार्टी डिक्री कोर्ट इशू कर देती है। अब इसमें आते हैं और कोर्ट में डिफेंडेंट अपीयर हो गया ऑर्डर 9 रूल 1 के अंतर्गत। अब वहाँ पर क्या है, अब वहाँ पे रिटन स्टेटमेंट लिखी जाएगी। तो रिटन स्टेटमेंट का जो फाइल करने का प्रोसेस है ऑर्डर 7 के अंतर्गत रिटन स्टेटमेंट लिखी जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब 30 दिनों के अंदर ये रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जानी चाहिए। अगर आपने 30 दिनों के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं की है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पीरियड इसका 2 महीने का है, यानी कि 90 दिनों के अंदर ही आपकी रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जानी चाहिए। अब ये है कि 90 दिनों में भी जो डिफेंडेंट है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो प्लेंट के बेसिस पे जो निर्णय वो सुना जाएगा। ठीक है, डिफेंडेंट अब जो है रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देता है अगर, तो रिटन स्टेटमेंट जब वो डिफेंडेंट फाइल कर देगा तो इसमें ये कुछ होता है कि अगर कोई एलिगेशन है वो कोई डिफाइंड नहीं किया गया है तो उसको, यानी कि जो प्लेंटिफ है वो एलिगेशंस लगाएगा डिफेंडेंट के ऊपर कि उसने उसके किसी अधिकारों का हनन किया है या उसने उसके राइट्स का यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट किया है। तो डिफेंडेंट अगर उनके किसी पॉइंट को में कोई वो एलिगेशन, मतलब जो कोई एलिगेशन उसको डिनाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको एडमिट माना जाएगा। यानी कि आपको रिटन स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट पढ़ना है। जो भी रिटन स्टेटमेंट आपके लॉयर जो है वो एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हर पॉइंट पे कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री है या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री नहीं है, तो वहाँ पे वो अपना रिटन स्टेटमेंट में उसको लिखेंगे। प्रॉपर नहीं लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिफेंडेंट के पास दो तरीके हैं, ये या तो डिफेंडेंट सेट ऑफ कर सकता है। अच्छा, इन ड्यूरिंग द प्रोसीजर बीच में कभी भी डिफेंडेंट जो है वो अपना केस वापस ले सकता है। ठीक है, तो कभी भी बीच में दोनों पार्टियां आपसी समझौता तैयार कर तो समझौता नामा बनता है, तो उसका एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा प्रोसेस का। लेकिन आज हम खाली इसमें प्रोसेस समझा रहे हैं, प्रोसेस के बाद नेक्स्ट वीडियो में एक एक स्टेप हम फर्दर समझाएंगे दोबारा से। तो रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट क्या करेगा, सेट ऑफ कर सकता है या फिर वो काउंटर क्लेम करेगा। देखो, अब दोनों ही सिचुएशन में या वो सेट ऑफ करना चाहे या काउंटर क्लेम करना चाहे तो फिर प्लेंटिफ का काम आ जाता है कि प्लेंटिफ जो है उसका रेप्लिकेशन फाइल करेगा। रेप्लिकेशन फाइल तब करेगा, ये क्या सिचुएशन हो सकती है कि अगर डिफेंडेंट काउंटर क्लेम का दावा कर रहा है या फिर इस केस में प्लेंटिफ को तो फिर या फिर कोर्ट की डायरेक्शन या फिर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे
सेट ऑफ करने की भी कोशिश कर रहा है, तो भी वहाँ पर ये जो है रेप्लिकेशन फाइल की जाएगी प्लेंटिफ की तरफ से। रेप्लिकेशन को माना जाता है कि रिप्लाई होता है एक तरह का, रिटन स्टेटमेंट जो फाइल हुआ है उसका रिप्लाई है रेप्लिकेशन, ये प्लेंटिफ के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में 3 सिचुएशन ये जो मैंने बताई हैं कि जब ये कोर्ट में बाय लॉ अगर उसने रिक्वायर्ड है तब ये रेप्लिकेशन फाइल्ड होगी, जब डिफेंडेंट ने कोई काउंटर क्लेम किया है या सेट ऑफ प्लीडेड बाय द डिफेंडेंट हुआ है तब भी ये रेप्लिकेशन फाइल होगी, और जब कोर्ट डायरेक्ट करता है, परमिट करता है, तो रेप्लिकेशन फाइल होगी। अब इसके बाद अन्य डॉक्यूमेंट जो हैं वो फाइल किए जाएंगे। अब देखो, जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी, तभी मैंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट की जो फहरिस्त तैयार की जाएगी, एक पूरा फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरा जाता है, और वो फॉर्म जो होता है वो आप मैनुअल भी कर सकते हो, और ये इसका जो प्रोफार्मा बनाया भी आता है वहीं मिल जाता है कोर्ट में, तो वो उससे भी आप उस प्रोफार्मा में भी आप भर सकते हो। ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, तो इसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट में सबमिट करेगा, और इसकी एक सेकेंड कॉपी जो है वो प्लेंटिफ को, ठीक है, जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट को अवेलेबल कराएगा। तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होंगे और उसकी कॉपी जो है अपोजिट पार्टी को दी जाएगी। अगर प्लेंटिफ ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो उसकी सेकंड कॉपी कराएगा, और अगर डिफेंडेंट ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो उसकी भी वो सेकंड कॉपी कराएगा। वो सेकंड कॉपी जो है वो किसको दी जाएगी? अगर प्लेंटिफ ने सबमिट किया है तो डिफेंडेंट को दी जाएगी, डिफेंडेंट ने किया है तो प्लेंटिफ को दी जाएगी, सबूत जो होते हैं, और उसी के बिहाफ पे पूरा कोर्ट केस चलता है। जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल नहीं किए गए हैं उन डॉक्यूमेंट में आगे जाकर के कोई भी आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फैक्ट्स जो हैं वो वही कंसीडर किए जाएंगे जिनके आप सबूत जो है फैक्ट जो है वो उनसे सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो आप कोर्ट में दाखिल कर सकते, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होना चाहिए। दोनों पार्टियां कोर्ट में फाइल किए गए डॉक्यूमेंट को या तो एडमिट करेंगी या डिनाई करेंगे। जैसे कि अगर आपका मकान में कोई कब्जा करे बैठा है या फिर आपने तो आप बताओगे नहीं मैंने तो जो है इससे जो इशू लेटर होता है उसमें लेटर हेड पे लिखवाया है, या फिर मैंने तो इसको जो है बता रखा है, मैंने तो ये एफिडेविट साइन करा रखा है, तो आप एफिडेविट पेश करोगे, फिर सामने वाली पार्टी कहेगी ये तो गलत है, एफिडेविट ही नहीं है, ये कंडीशन। तो इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट की टर्म एंड कंडीशंस हैं वो डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल कोर्ट में सबमिट करोगे और उसकी सेकेंड कॉपी विपक्षी को अवेलेबल कराओगे। ठीक है, दोनों पार्टियां जो कोर्ट में फाइल किए गए डॉक्यूमेंट को या तो एडमिट करेंगी या डिनाई करेंगी। जो कोई पार्टी अगर एडमिट कर लेती तो उसको फिर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है कोर्ट में, डिनाई करेगी तो फिर उसको उसके सपोर्ट में अपने आर्गूमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद अब जो है न्यायालय आर्डर 14 में जज साहब जो है इशू फ्रेमिंग करेंगे कि इनमें से बहुत से चीज़ें जो हैं वो सबमिट की जाएंगी, कोर्ट समझेगी, कोर्ट प्लेंट समझेगी। प्लेंट में जो आप कोर्ट से चाहते हो, मैंने कहा था आपको प्लेंट लिखने का पूरा तरीका समझाया था, इसके वीडियो के बाद भी मैं दोबारा से प्लेंट बताऊंगा क्योंकि प्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी प्लेंट ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप में पूरी बात एक्सप्लेन कर दे और सामने वाले जो जज साहब हैं उनको लगे कि हाँ कोई किसी व्यक्ति ने जो है वकील साहब ने बहुत अच्छी प्लेंट लिखी है। और आधे से ज़्यादा दिमाग माइंड रीडिंग का पूरा गेम होता है, तो उस माइंड रीडिंग में आपको जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी उतना ही आपका केस स्ट्रांग रहेगा और आपकी रेपुटेशन बनेगी। तो ये जो है आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि जो आप चाहते हो, जो अनुतोष आप प्राप्त करना चाहते हो उसको बाकायदा अंडरलाइन करके आप लिखिए कि न्यायालय से ये दरख्वास्त है कि तुम्हें ये तुम्हारे ये राइट हुए हैं, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग का जो खर्चा है वो दिया जाए, कुछ और जो न्यायालय समझता है, जो भी उचित समझता है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। नहीं लिखोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अपने इशू फ्रेमिंग है, ये जो प्लेंट है उसमें चीज़ें बहुत साफ बहुत अच्छे से लिखी जानी चाहिए। प्लेंट एक बार मैं पुरानी वीडियो का भी लिंक दूंगा और अगर
स्पेशल रिक्वेस्ट है, तो मैं दोबारा से प्लेंट का खाली अलग से लेक्चर लूँगा, प्लेंट पूरी अलग से समझाऊंगा, प्लेंट कैसे लिखी जाती है। बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन प्लेंट बहुत लिखने का, जो आप इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग, अगर आपने सही से सीख ली तो आप आधा केस जो है अपना ऐसे ही जीत जाते हो। ठीक है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, और आप जितना कोर्ट की प्रोसीडिंग में इंटरेस्ट वर्क करोगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब आप जो है ऑर्डर 14 में इशू फ्रेमिंग हो जाता है। इशू फ्रेमिंग में जो भी डिस्प्यूट होता है सूट का, वो डिस्प्यूट जो है वो उसको देखा जाता है और उसके हिसाब से इशू को फ्रेम कर दिया जाता है। इशू जब कोर्ट के द्वारा फ्रेम हो जाता है, उसके बेसिस पर आर्ग्यूमेंट होती है कि ये इशू है, इसका ये। आप फालतू की कोई बहस नहीं कर सकते, ना जज साहब के पास इतना टाइम है, ना आपके पास इतना टाइम होना चाहिए। आप जो है केवल जो इशू है, जो विवादक तत्व है, जो इशू फ्रेमिंग हो गई है, उस पर अब दोनों पार्टियां बहस करती हैं कि ये इशू रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहीं की वहीं इशू फ्रेमिंग में ये दोनों पार्टियों को डिसाइड करके निकालनी होती हैं, तो वहाँ पे जो इशू फ्रेम हो जाता है, वो इशू फ्रेम करने के बाद कोर्ट में दोनों पार्टीज अपने गवाहों की लिस्ट सबमिट करेंगी। गवाहों की लिस्ट सबमिट करेंगी, विटनेसेस की लिस्ट जब सबमिट करी जाएगी तो उन विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। विटनेस का जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, प्लेंटिफ की तरफ से जो विटनेस पेश किए गए उनका पहले होगा, फिर उसके बाद डिफेंडेंट को चांस मिलेगा। डिफेंडेंट की तरफ से जितने विटनेस होंगे उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। सबसे पहले प्लेंटिफ अपने विटनेस को कोर्ट में एफिडेविट फॉर्म में एविडेंस फाइल करता है। फिर डिफेंडेंट का जो भी एफिडेविट फाइल हुआ है उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाता है। ठीक है, फिर डिफेंडेंट को भी मौका दिया जाता है कि वो अपने विटनेसेस को एफिडेविट कोर्ट में फाइल करें और प्लेंटिफ उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, इस तरह से ये एफिडेविट का जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, जो विटनेसेस हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। फिर आपकी फाइनल हियरिंग होगी ऑर्डर 18 के अंतर्गत। आर्ग्यूमेंट पहले प्लेंटिफ करेगा, फिर डिफेंडेंट को आर्ग्यूमेंट करने का चांस दिया जाएगा। पार्टी जो भी हैं वो चाहें तो रिटन आर्ग्यूमेंट भी पेश कर सकती हैं कोर्ट में। अब जो ऑर्डर 18 है उसमें फाइनल हियरिंग होने के बाद ऑर्डर 20 में जजमेंट पास हो जाएगा। तो जजमेंट जिसके फेवर में जाएगा उसे बोलते हैं डिक्री होल्डर, और जजमेंट जिसके अगेंस्ट जाएगा उसे बोलते हैं जजमेंट डेटर। ठीक है, अब जजमेंट जिसके फेवर में जाता है उसे डिक्री होल्डर बोला जाता है, और जजमेंट जिसके अगेंस्ट में जाता है उसे हम डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर कहते हैं, जिसके अगेंस्ट में जजमेंट जाता है। तो ऑर्डर 20 में आपका जजमेंट आ जाएगा। अगर जजमेंट डेटर डिक्री को नहीं मान रहा है, कह रहा है कि नहीं ये जो डिक्री पास हुई है हम इसको नहीं मान रहे हैं, और फिर भी जैसे कोर्ट ने डिक्री दे दी है, आप मान लो किसी ने आपकी ज़मीन कब्जा कर रखी, कोर्ट ने कह दिया कि ज़मीन जो है वो कब्जा नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, फिर भी वो कब्जा जारी रखे, तो फिर ऑर्डर 21 आएगा, जहां पे डिक्री को एग्जीक्यूट कराने की एप्लीकेशन जो है वो प्लेंटिफ दायर करेगा। जो भी पीड़ित पार्टी है, पीड़ित पक्ष है, वो दायर करेगा कोर्ट में कि ये डिक्री पास है, इसको एग्जीक्यूट कराया जाए साहब। तो ये पूरी प्रोसेस है। उसके बाद रिव्यू, रिवीजन और अपील। रिव्यू सेम कोर्ट में होगी, रिवीजन और अपील हायर कोर्ट में होंगी। ये पूरा प्रोसेस है कंप्लीट सिविल प्रोसीडिंग का। तो ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था कि आपको पूरी सिविल प्रोसीडिंग को एंड टू एंड समझाना था। ठीक है, अब सिविल प्रोसीजर में कई साल लग जाते हैं। अगर सिविल सूट फाइल होता है तो कई सारे मोशंस होते हैं, जो कोर्ट एप्लीकेशंस मूव होती हैं। तो इस दौरान अगर आपको इंटरिम इंजेक्शन चाहिए, कोई टेम्परेरी कोर्ट से स्टे ऑर्डर, जैसे स्टे ऑर्डर कराना है, तो आपको ऑर्डर 39 में टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए जाना पड़ेगा। रिसीवर अपॉइंट कराना है तो ऑर्डर 40 में, कमिश्नर अपॉइंट कराना है तो ऑर्डर 26 में, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट है तो ऑर्डर 38 में। ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। और अगर इस बीच में दोनों पार्टियों में कोई समझौता हो जाता है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है और वो अपना सूट विड्रॉ करना चाहती हैं, तो ऑर्डर 23 में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। काफ़ी डिटेल में पूरी की पूरी सिविल प्रोसीडिंग की
स्टार्टिंग से लेके जजमेंट तक समझा दी है प्रोसीजर क्या होती है, ताकि आपको अब जो स्टेप समझाए जाएंगे कोर्ट की प्रोसीडिंग की तो वो आपको क्लियर कट समझ में आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।